हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पॉइंट बस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल यानी जो बोकारो स्टील प्लांट है उसकी आंसर की के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी जो सेल की जो एग्ज़ाम लगी थी वो अभी हाल ही में 21 अगस्त 2021 को इसकी एग्ज़ाम लगी थी। अगर हम पोस्ट की बात करें किस पोस्ट की जो आंसर की है वो है एंड जो टेक्नीशियन ट्रेनी एंड जो इलेक्ट्रीशियन ITI संबंधी जो पोस्ट है उसकी जो आंसर की है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो वीडियो के अंदर हम जो आंसर की बात करेंगे पूरा विस्तार पूर्वक क्वेश्चन वो देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है, उनको व्याख्या सहित हम उनको हल करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यानी स्टील ऑथराइज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी बोकारो स्टील प्लांट, जिसके एग्जाम करोगे 21 अगस्त यानी सैटरडे को इसकी एग्जाम लगी थी और इसकी जो आंसर की उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जरूर बने रहे और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपने आंसर की का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो तो वोल्ट मीटर से संबंधित क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में बात करें वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। क्वेश्चन इस तरह से यानी वोल्ट मीटर है कोई, उसे हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले बात करें वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर होता है जो किस क्रम में जोड़ा जाता है, वो किसी लोड या किसी परिपथ के यहाँ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को तो क्या होगा, देखो जो वोल्ट मीटर है उसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वहाँ पर ओपन परिपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन परिपथ दोष हो जाएगा। अगर हम बात करें एमीटर, अगर एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, वहाँ शॉर्ट सर्किट। यानी कि वोल्ट मीटर तो किस में जुड़ता है, समांतर क्रम में, जबकि एमीटर किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वहाँ जो परिपथ है उसमें क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि जो परिपथ है उसमें क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट दोष हो जाएगा। जबकि एमीटर से क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट दोष। अगर हम वोल्ट मीटर के प्रतिरोध की बात करें, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो सामान्य अवस्था में क्या होना चाहिए, जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हाई जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च, और एमीटर का क्या होना चाहिए, शून्य। अगर हम बात करें आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, शून्य। जबकि आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अनंत। तो ये तो हो गया वोल्ट मीटर के बारे में। अगला क्वेश्चन है DC मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर होती क्या है, पहले तो देखते हैं। तो मोटर क्या होती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है, मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किस में, यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखो इसमें विद्युत ऊर्जा देंगे तो क्या होगा कि जैसे कि N और S दो पोल होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, इसकी में फील्ड वाइंडिंग है, क्षेत्र कुंडली की होती है। ठीक है, उस क्षेत्र कुंडली में क्या होता है, जैसे चुंबक बनता है, क्या बनता है, चुंबक, यानी कि मैग्नेटिक चुंबक बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या रखा जाता है, कोई चालक तार। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चालक तार रखेंगे तो पहले से चुंबक में कहता है चुंबकीय बल रेखाएं, बीच में जब चालक तार रखेंगे तो उन्हें क्या करेगा, छेदन करेगा, और उसी छेदन के कारण क्या उसमें एक खिंचाव बल बनेगा। और उसी खिंचाव बल के कारण क्या होती है, जो मोटर का जो आर्मेचर है, जिसे हम AC के अंदर रोटर बोलते हैं, जबकि DC के अंदर क्या बोलते हैं हम उसे आर्मेचर, उसमें क्या होगा, खिंचाव बल सिद्धांत बनेगा। और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग फोर्स के कारण क्या होती है, मोटर घूमने होने लग जाती है। ये तो हो गया अपना DC मोटर के सिद्धांत के बारे में जान गए। अगर हम बात करें अगर जो DC मोटर है उसमें अगर हमें EMF की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा में ज्ञात करनी है या उसकी गति की दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग का कौन सा हस्त नियम लगेगा उसमें उसकी बात करें तो इसके अंदर जो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो इसमें अंदर नियम लगता है। ठीक है, अगर हमसे थंब की बात करें, अंगूठे की, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, और अगर हम जो पहली अंगुली है उसकी बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र, और जबकि मध्य अंगुली जो है वो उसकी बात करें तो क्या डायरेक्शन की यानी कि ऑफ करंट, यानी कि जो धारा की दिशा है वो क्या इसकी मध्य अंगुली, और जो पहली अंगुली है फोर फिंगर वो क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जबकि जो अगर थंब की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी किसी गति की दिशा दर्शाता है। तो ये हो गया DC मोटर के बारे में जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था नाम, यानी जो समान मान के चार प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्वेश्चन इस तरह से था, यानी जो समान मान के चार प्रतिरोध है और वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, जिनका कुल रेजिस्टेंस कितना है, 0.25 है। चार प्रतिरोध यानी कि चार प्रतिरोध है और उनका प्रतिरोध कितना है, 0.25 है। यदि इन्हीं प्रतिरोधों को जो समान मान के जो चार प्रतिरोध है इन्हीं चारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे टोटल प्रतिरोध क्या रहा इनका, 0.25 ओम। ठीक है, और टोटल प्रतिरोध कितने हैं, चार। तो समान मान के तो फॉर्मूला क्या लगता है, R/N। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध का हमें मान नहीं दे रखा, क्या दे रखा उनकी
उनका टोटल मान RT दे रखा है, जबकि संख्या कितनी है 4। तो हमें क्या लेना है वापस अपने जो मान है प्रत्येक प्रतिरोध का मान है उन पे आना है। तो 0.25 से उससे कितने से गुणा कर देंगे 4 से। अगर टोटल निकालना हो तो 4 क्या देते हैं भाग, वापस हमें एक का मान निकालना क्या कर देंगे 4 से गुणा। तो 25 चौक 100, तो कितना आ जाएगा 1। तो प्रत्येक का मान कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब हमें मान पता चल गया कि प्रत्येक प्रतिरोध कितने मान का है 1 ओम का। तो हमें निकालना है इसमें किस क्रम में जोड़ना है अब श्रेणी क्रम में। कितने प्रतिरोध 4, तो 4 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, यानी कि अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक उसका आंसर है। टोटल सभी क्या हो जाएगा जोड़। तो कितने प्रतिरोध है 4, तो अब क्या कर देंगे 1 गुणा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वितरण परिणाम मित्र अधिकतम दक्षता पर कार्य कब करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था इनका अभी लास्ट टाइम जो RCDF की जो एग्जाम लगी थी राजस्थान डेयरी की इलेक्ट्रिशियन पोस्ट की, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अधिकतम दक्षता के सिर्फ उसमें ऑप्शन चेंज थे। तो यहाँ पूछा गया जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वितरण ट्रांसफॉर्मर उसकी अधिकतम दक्षता पर कार्य कब करता है, यानी कि अधिकतम कैपेसिटी के साथ कब कार्य करेगा। तो यहाँ बात कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए आ जाएगा 50% लोड। अगर यहाँ ट्रांसमिशन या पावर परिणाम मित्र की बात करता हूँ, शक्ति परिणाम मित्र की, तो वहाँ पर आता है इसका 100% लोड पर अधिकतम दक्षता के साथ कार्य करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हुआ था ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम परिचालन। ये क्वेश्चन भी RCDF के अंदर पूछा गया था, यानी ट्रांसफार्मर का समांतर क्रम परिचालन के क्रम से क्या होता है, यानी कि अगर गलत पोलरिटी या ध्रुवता हम क्वेश्चन इस तरह से था कि ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में अगर उसकी ध्रुवता गलत कर दी, यानी कि उसका जो फेज सीक्वेंस है वो हम चेंज कर दें तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट यानी क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर की प्राथमिक में घेरों की संख्या कम और सेकेंडरी में दुगनी कर दी जाए, यानी कि प्राथमिक में तो घेरों की संख्या क्या कर दी गई है कम और सेकेंडरी में क्या कर दी गई है दुगनी। तो EMF पर यानी जो वोल्टेज है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन इस तरह से। अब देखो यहाँ पर प्राथमिक के अंदर मान लो कि घेरे कितने थे पहले 50 थे और सेकेंडरी में कितने थे 100। ठीक है, अगर यहाँ पर 50 से कितने कर दिए 25 और यहाँ 100 से 200 यानी दुगने कर रहे हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कम हो रही है संख्या तो यहाँ क्या हो रही है दुगनी। और जो ट्रांसफार्मर जो रेशो के अनुसार क्या होता है, जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, जो मैं वोल्टेज का मान होता है प्रति टर्न क्या होता है उसका मान बराबर होता है। यानी कि मान लो कि एक टर्न में 5 वोल्टेज है तो प्रत्येक टर्न में क्या रहेगी 5-5 वोल्टेज ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको ये जाएगा पूरा ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अगर इसमें इसके भागों की बात करें इसमें तो ब्रीदर, कूलिंग ट्यूब्स या ड्रेन ऑफ, टैंक कवर, मैन टैंक और कंजर्वेटर टैंक। जो ब्रीदर बॉक्स होता है क्या बड़ा होता है सिलिका जेल, ये जो है इसकी लो वोल्टेज बुश। ठीक है, इसके अलावा जो होती है क्या होती है हाई टेंशन बुश। जो कंजर्वेटर टैंक है और मेन टैंक के मध्य क्या लगा होता है इसमें बुकोज रिले जो कि ताप सिद्धांत पर क्या करता है कार्य, उसके अंदर क्या होता है 2 पारा स्विच। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट 250 वोल्ट के 2 लैंप श्रेणी क्रम में 250 वोल्ट सप्लाई पर कार्य कर रहे तो प्रत्येक लैंप में वोल्टेज का मान क्या हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो डायग्राम में गलती सबकी ये है किसमें समांतर क्रम में। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो पहले समांतर क्रम की बात करते हैं कि डायग्राम समांतर क्रम में अपना, तो समांतर क्रम में जो वोल्टेज का मान क्या रहता है प्रत्येक लैंप में क्या रहेगा समान। ठीक है, जैसे 250 वोल्ट की सप्लाई पर जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक लैंप में वोल्टेज का मान क्या रहेगा समांतर। जबकि यहाँ पर क्रम कौन सा पूछा गया था श्रेणी क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में पूछा गया था, श्रेणी क्रम ये क्या हो जाएगा अपना श्रेणी क्रम, ये L1 और ये हो जाएगा L2। दोनों की क्षमता कितनी है 100 वाट। ठीक है, इसकी भी कितनी हो जाएगी 100 वाट और इसकी भी 100 वाट, यानी दोनों लैंप की क्षमता क्या है 100 वाट। और वोल्टेज की बात है वो कितनी है 250, तो 250 वोल्टेज के साथ कार्य कर रहे हैं। और अगर हम धारा की बात करें तो लैंप की क्षमता क्या है समान, वोल्टेज क्या है समान, तो धारा का मान क्या रहेगा समान। और प्रत्येक लैंप में धारा का मान जो अपना
श्रेणी परिपथ उसमें धारा का मान क्या रहता है, समान, जबकि समांतर परिपथ में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान। तो इसमें वोल्टेज कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर 250 की आधी, तो 125 वोल्ट दोनों लैंपों में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दो समान लंबाई के चालक तार का क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाता है, उनमें से छोटे क्षेत्रफल चालक का प्रतिरोध 40 ओम है, तो R1 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि यानी कि दो कोई चालक तार है, ठीक है, यानी कि दो कोई चालक तार है और एक का क्षेत्रफल, दोनों की जो लंबाई थी वो क्या थी, समान थी। ठीक है, एक जो दूसरा चालक तार है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या कर दिया जाता है, हमें 4 गुना बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या जो छोटा चालक तार है यानी जो छोटे क्षेत्रफल वाला है, जैसे मान लो छोटे क्षेत्रफल वाला कौन सा होगा, ये वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो उसका हम जो आंश जिसका प्रतिरोध दे रखा है कितना दे रखा है, 40 ओम। अब समान लंबाई का ये था, ठीक है, तो समान लंबाई का ये था, तो इसका क्या कर देगी, इसकी जो क्षेत्रफल था इसका क्षेत्रफल क्या है, इससे क्या कर देगा, 4 गुना अधिक बढ़ा दिया गया। अब जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा कम, तो क्या हो जाएगा, इसका 1/4 यानी कि 1/4, तो कितना हो जाएगा, 10 ओम। तो उस प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 10 ओम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यानी कोई क्वेश्चन था अपना नेक्स्ट, तुल्यकालिक गति ज्ञात करो, पोलो का मान है 6 और आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। देखो यहाँ पर हमें एन एस ज्ञात करना है, ठीक है, यानी को तुल्यकालिक गति ज्ञात करनी है। और जो पोलो, देखो पहले एन बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला एन बराबर 120 एफ बटा पी। ठीक है, तो यहाँ पर 120 और फ्रीक्वेंसी का मान कितना है, 50, और पोलो संख्या क्या है, 6, तो 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 50 और 5 दूनी 10 और 1 0, ये तो कितना जाएगा, 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्रतिरोध यानी कि उच्च रेजिस्टेंस किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है, जिसकी आंसर हो जाएगा मेगर। और जो अभी RCDF की एग्जाम लगी थी उसके अंदर पूछा था कि कम मान न्यूनतम मान का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध किस उपकरण की सहायता से मापा जाता था, तो उसमें ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे, यानी कि जिसमें पहला ऑप्शन मेगर दे रखा था, दूसरा ओमीटर, और कुछ इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे जो कि हाई प्रतिरोध नापने है, अधिक प्रतिरोध, लेकिन एक दे रखा था डबल केल्विन सेतु, तो ये क्या उसका आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन है अपना इसी में, जो मोटर में जकड़न दोष यानी कॉगिंग दोष होता है वो किस कारण से होता है। ठीक है, तो मोटर के अंदर जो जकड़न दोष होता है उसकी जो रोटर होता है, जो स्टेटर खांचे होते हैं, उनकी अनुचित जो डिजाइन होती है उनके आधार पर क्या होता है, जकड़न दोष। इसमें क्या होता है, मोटर जो होती है उसकी कुल गति का लगभग 1/7 भाग पर क्या करती है, गुणन करती है। तो 1/7 भाग गुणन करती है, तो उस दोष को क्या बोलते हैं, जकड़न दोष। और ये किस वजह से होता है, ये होता है मोटर की अनुचित डिजाइन, या रोटर या जो स्टेटर होता है उसका, उसकी अनुचित डिजाइन हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, मोटर का जो गति होती है वो क्या होती है, कुल गति का 1/7 भाग पर गुणन करती है। जैसे कि मान लो कि गति की मोटर की कोई मोटर है, उसकी गति है 700 RPM, कितनी है, 700 RPM। अब मोटर अगर जकड़न दोष, कोगिंग दोष हो गया, उसमें क्राउडिंग दोष हो गया, तो कितनी गति पर घूमेगी, उसका 1/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 RPM। 700 RPM की मोटर थी तो कितने RPM पे घूम रही है फिर वो, 100 RPM पे, तो कौन सा दोष होगा उसके अंदर, जकड़न दोष। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की इस तरह से था कि इन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। ठीक है, तो पहले तो बात करें इन प्रकार के जो अर्धचालक को किस तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है अपना चतुर्थ समूह और एक होता है पंचम समूह। जब पंचम समूह की अशुद्धि हम किसमें मिला रहे हैं, चतुर्थ समूह में, तो कौन सा बनेगा, एन प्रकार का। एक होता है तृतीय समूह, अगर तृतीय की हम चतुर्थ के अंदर बना रहे हैं, कौन सा बनेगा, पी प्रकार का अर्धचालक। तो ये तो इसकी हो गई विधि, यानी कि पंचम समूह की अशुद्धि किसमें मिला रहे हैं, चतुर्थ के अंदर, तो कौन सा बनेगा, एन प्रकार। अब पंचम समूह में कौन कौन से जो अर्धचालक होते हैं उनकी बात करें,
देखो इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो जो आएगी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो ये कौन से हो जाएंगे अपने पंचम समूह की। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है आर्सेनिक, तो ऑप्शन में एक दे रखा था आर्सेनिक, तो आर्सेनिक को किस में मिलाएंगे हम, सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो कौन सी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का। तो क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा अर्धचालक बनाएंगे, तो जो एक ऑप्शन दे रखा था उसमें दे रखा था आर्सेनिक, जबकि एक दे रखा था सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। और जो सेल की एग्जाम लगी थी उसमें टोटल जो ऑप्शन दे रखी थी वो दे रखी थी 5 ऑप्शन, यानी कि ए बी सी डी ई ऑप्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था उसमें आर्सेनिक। और किस तरह से, यानी पंचम की चतुर्थ में, अगर चतुर्थ के अंदर तृतीय की मिला रहे हैं तो कौन सा, पी प्रकार। अगर हम एन प्रकार की जो अर्धचालक है उनकी बात करें तो एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर धारा का प्रवाह किस तरह से होता है, तो एन प्रकार के जो अर्धचालक है उनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। अगर हम पी प्रकार की बात करें तो इनमें होल या कोटर की वजह से क्या होता है, धारा का प्रवाह। जो एन प्रकार के होते हैं इनमें ऋणावेशित होते हैं, और जो पी प्रकार के होते हैं इनमें धन आवेशित। और जो ये अशुद्धि मिलाई जाती है तो अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं डोपिंग या मादन। और क्यों मिल, और एक क्वेश्चन इसी तरह से था, इसी में अर्धचालकों से संबंधित है कि जो अर्धचालक होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं और होता है चालक, अर्धचालक की चालकता होती है, यानी कि अर्धचालक की चालकता होती है। क्वेश्चन इस तरह से था, तो उसका जो आंसर दे रखा था कि चालक और कुचालकों के मध्य। बाकी जो ऑप्शन थे उनमें दे, जो 4 ऑप्शन थे उनमें दे रखा था कि चालक नहीं होते हैं, ओ चालक होते हैं, इनकी चालकता बहुत अधिक होती है, चालकता बहुत शून्य होती है। और एक डी जो ई ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था इनकी चालकता कुचालक व चालकों के मध्य होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसका, यानी कि चालकता क्या होती है इनके मध्य, यानी कुचालक व चालकों के मध्य का जो होता है क्या कहलाता है, अर्धचालक। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ सुपर टेंशन केबल प्रयोग करते हैं। दोस्तों इससे पहले जो एग्जाम लगी थी आरसीडीएफ की, तो वो जो एग्ज़ाम, जो सेल की एग्ज़ाम लगी थी वो आईबीपीएस जो कंपनी उसके द्वारा ली गई थी। और जो आरसीडीएफ की जो एग्ज़ाम थी वो भी किसके द्वारा थी, आईबीपीएस की। और जो लास्ट एग्ज़ाम लगी थी जो आरसीडीएफ डेयरी की, उसके अंदर पूछा गया था कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल को अधिकतम प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं 66 kV के लिए, ठीक है। तो जो वर्तमान में हम जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल है उसको 132 के लिए भी यूज ले रहे हैं, लेकिन जो बुक के अंदर प्रचलित है वो कितना है, ओनली 66 के अंदर। बुक में कितना दे रखा है, 66 kV के तक के लिए क्या काम लेते हैं हम, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल काम लेते हैं। और जो आपका जो सेल का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो एसटी केबल यानी कि सुपर टेंशन केबल का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं 22 से 33, यानी कि अधिकतम कितना हो जाएगा, 33 kV। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 33 kV। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक तार के किस भाग पर अत्यधिक दबाव होता है। यानी कि कोई चालक तार है, जैसे मान लो कोई तांबे का तार है या फिर लोहे का या फिर जीआई का जो चालक है, ठीक है, किसी का भी हो, एल्यूमिनियम का कोई चालक तार है, उसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, और जैसे मान लो हाई टेंशन है या लो टेंशन है, तो उस चालक तार जो कंडक्टर है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर जो धारा प्रवाह है उसका दबाव अत्यधिक किस भाग पर होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अगर हम बात करें क्वेश्चन रहा है इसके आंसर की, जैसे कि मान लो कि ये कोई चालक तार था अपना, ठीक है, तो इसके अगर किस भाग पर अत्यधिक धारा का दबाव होगा, तो वो इसके जो किनारे हैं ना इनके ऊपर क्या होगा, अत्यधिक दबाव होगा, जबकि सेंटर में क्या रहेगा, न्यूनतम। जिस तरह से चुंबक होती है, ठीक है, यानी कोई चुंबक है उसमें ध्रुव कितने होते हैं, 2 N और S। अगर हम ध्रुवता की बात करें सबसे अधिक कहाँ होता है, पोलों पर, जबकि मध्य में क्या होता है, न्यूनतम। चुंबकीय अक्ष ये लंबवत है, ठीक है। तो इसी तरह से जो कोई कंडक्टर है उसके जो किनारे हैं उनके ऊपर, यानी जो परत है उसके ऊपर क्या धारा का बहाव अधिक रहेगा, जबकि केंद्र में क्या रहेगा, न्यूनतम। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से था अपना कि जो तांबा होता है, तांबे की प्रतिरोधकता आमतौर पर होती है,
ठीक है। तो तांबे की जो प्रतिरोधकता होती है कितनी होती है, 1.72 गुणा 10⁻⁸ ओम मीटर। ये क्या हो जाएगी, तांबे की प्रतिरोधकता। अगर हम सबसे अच्छे चालक की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, चांदी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से था, यानी कि सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। तो सबसे कम प्रतिरोध, यानी मान लो कि हम 4-5 जो ऑप्शन कितने थे, 5, उसमें पहला ऑप्शन मान ले चांदी, फिर तांबा, सोना, लोहा, और हम मान लेते हैं जैसे कि जस्ता। ठीक है। तो सबसे कम प्रतिरोधक किसकी रहेगी, चांदी की, और अधिक किसकी रहेगी, जस्ते की। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन था, सबसे कम प्रतिरोधकता होती है तो किसकी, चांदी की। अगर हम चालकता की बात करें, ठीक है, तो सबसे अधिक चालकता किसकी रहेगी, चांदी की। और सबसे कम प्रतिरोध, रुकावट, जिसमें सबसे कम रुकावट रहेगी उसी का तो क्या मान रहेगा, यानी कि चालकता अधिक रहेगी। मान लो कि चालकता आ रहा है, उसके अंदर रुकावट ज़्यादा आ रही है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, अधिक होगी। जबकि अगर प्रतिरोधकता का मान कम है तो क्या होगा उसमें, यानी कि क्या हो जाएगा, उसमें चालकता का मान अधिक। जैसे कि हम एल्युमिनियम की बात कर ले तो सोना और एल्युमिनियम है, जैसे चांदी हो, जैसे सोना हो गया, एल्युमिनियम, तो एक का तो होता है 2.84 और 2.87। ठीक है। तो सोना होता है चौथे नंबर का चालक होता है, जो सोने की 2.87 क्या होती है, इसकी 2.87 गुणा 10⁻⁻ओम मीटर क्या होती है, चालकता। तो इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रतिरोधकता का मान आमतौर पर होती है तांबे की, तो वो 1.72, और सबसे कम की बात करें तो वहाँ किया जाएगा चांदी, और अधिकतम की बात करें तो क्या हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडे का दूसरा नियम होता है। ठीक है। जो फेराडे नामक का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने 2 नियम दिए थे। ठीक है। एक नियम था इसका जो MGH। ठीक है। दूसरी इसमें पूछा गया था फेराडे का दूसरा नियम क्या होता है। तो फेराडे के दूसरे नियम की हम बात करें तो इसका जो नियम था वो था विद्युत, यानी कि E बराबर -N/d∅/dt। ये हो जाएगा फेराडे का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि उसमें कुछ मान दे रखा था और पूछा गया था कि निम्नलिखित में से धारिता का मान होगा। तो उसमें कैपेसिटेंस का मान पूछा था, और किसी संधारित्र कैपेसिटर के अंदर उसका आवेश या धारिता का मान निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला था वो तो है 1/2 CV²। तो उसके अनुसार हम क्या उसका मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहते हैं। जो लौह पुरुष कहते हैं वो तो कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन इसी में, जो तिरंगे के अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या, जो तिरंगा होता है, ठीक है, उसके मध्य जो अशोक जो चक्र होता है उसमें जो चक्रों की संख्या वो कितनी होती है। ये किसमें पूछा गया है, जो मध्य जो चक्र के अंदर जो तिल्लियां जो चक्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है इसमें 24। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट अवस्था में होता है। ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से था कि कोई परिपथ है जिसे उसमें धारा मान रहेगा 2 ओम 3 ओम, ठीक है, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया तो उस अवस्था में क्या होगा। देखो हम शॉर्ट सर्किट बात है, कोई सा परिपथ हो शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ अगर धारा की बात करें तो क्या हो जाती है, अनंत, उच्च हो जाती है। जबकि उसके प्रतिरोध क्या हो जाता है, उसका शून्य। ठीक है। अगर हम इसमें ओपन परिपथ की बात करें तो ओपन परिपथ में अगर हम धारा की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, शून्य। जबकि प्रतिरोध की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, अनंत। यानी दोनों स्थितियों में अलग अलग होता है। जब ओपन परिपथ है तो वहाँ धारा का मान तो क्या रहेगा, शून्य। जबकि शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, अनंत। अगर शॉर्ट सर्किट है और प्रतिरोध का मान पूछे तो शून्य, और ओपन परिपथ है और प्रतिरोध का मान पूछे तो क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर होती है। क्वेश्चन इसी तरह से था, जो तुल्यकालिक मोटर होती है तो तुल्यकालिक मोटर क्या होती है, ये एक सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। इसे गुनाने के लिए क्या क्या काम लेते हैं हम, कोई अलग से मोटर काम लेने, जिसे बोलते हैं पोनी मोटर या फिर डैम्पर वाइंडिंग। तो मोटर इसी तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा गया तुल्यकालिक मोटर होती है, तो वो किया कि मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है। और कहाँ काम लेते हैं इसे हम, इस मोटर को काम लेते हैं जैसे कि मान लो स्तर लोड है, वहाँ पर क्या काम लेंगे,
जैसे कि मान लो कि रोलिंग मिल है, पेपर मिल है, जैसे हाँ जैसे मान लो अखबार जो प्रिंटिंग हो रही है वहाँ हमें काम लेना, तो कौन सी मोटर का हम लेंगे? तुल्यकालिक मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी मोटर की सापेक्ष गति शून्य होने का जो तुल्यकालिक मोटर होती है, ठीक है, इसमें स्लिप का मान क्या होता है? शून्य। तो सापेक्ष गति क्या रहेगी इसकी? शून्य। और जब सापेक्ष गति शून्य रहेगी तो उसमें क्या मोटर घूर्णन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल केज प्रेरण मोटर में आसानी से गति कैसे परिवर्तन करेंगे? देखो गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर है, उसमें हमें गति परिवर्तन करना, क्या करना है? गति परिवर्तन। तो देखो एन समानुपाती ई भी बटा क्या होता है? फाई। ये तो किसके अनुसार हो जाएगा? बेक की एमएफ के अनुसार। तो किसमें बनता है? डीसी मोटर में। तो ई बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 ए। तो हमें गति परिवर्तन करना है, तो उसका जो फ्लक्स है या धारा है, तो धारा में परिवर्तन करके उसकी गति में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन, या फिर फॉलो की संख्या में परिवर्तन करके। तो यहाँ दे रखा है आसानी से नॉर्मली, तो क्या करेंगे इसमें? धारा में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा फ्रिज के अंदर कौन सी मोटर काम में लेते हैं? जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था अपना फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर कौन सी मोटर हम काम में लेते हैं? ठीक है, फ्रिज के अंदर कौन सी मोटर काम में लेते हैं? तो उसके जो ऑप्शन थे, कुछ ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे कि पहले जो पहला फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था उसमें दे रखा था सिंक्रोनस मोटर, स्लिप रिंग मोटर, डीसी सीरीज मोटर और यूनिवर्सल मोटर। जो पांचों ऑप्शन दे रखा था वो दे रखा था उसमें इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, यानी कि कैपेसिटर का श्रेणी क्रम संयोजन होता है। इससे पहले हम बात करें प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम क्या होता है? R1 प्लस R2, यानी कि सभी मान क्या हो जाएगा? योग। जबकि समांतर में क्या हो जाएगा? R बटा एन, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2। तो जो प्रतिरोध का जो समांतर क्रम का फॉर्मूला किसमें लगेगा? श्रेणी क्रम में। अगर हम मान ले बात करें कि कोई श्रेणी क्रम परिपथ है, एक क्वेश्चन और दे रखा था इसी में से श्रेणी परिपथ का कि श्रेणी क्रम परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में इस तरह से था कि न्यूनतम मान से भी कम, जो कम से कम, जी मान लो कि एक कैपेसिटेंस का मान 2 है, एक का 4, एक का 5। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 2 जो फेरेड है उससे भी क्या आएगा? इसका मान कम निकल के आएगा, यानी कम मान से भी कम। जबकि समांतर में अधिक मान से भी अधिक, समांतर के में क्या हो जाएगा? इनका मान जुड़ जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली की सप्लाई आदि कर देने पर प्रेरकीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, यानी कोई कुंडली की सप्लाई है उसे आदि कर दिया है तो प्रेरकीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले प्रेरकीय प्रतिघात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर 2πf_L, ठीक है। हमें निकालना है एक्सएल, प्रेरकीय प्रतिघात। यहाँ सप्लाई से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो 2πf और L। यहाँ पाई का मान क्या था? 22/7 और 2 अपना दे ही रखा है इसमें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी सामान्य नॉर्मल क्या होती है? 50 हर्ट्ज। और एल का मतलब जो इंडक्टर जो कुंडली का जो है वो क्या दे रखा है? मान। तो यहाँ कुंडली की जो लपेटे हैं उनको तो कम ज़्यादा किया नहीं है। जैसे मान लो इसका 10 हेनरी है, ठीक है, और ये कितना है? 50 हेनरी, 50 फिर यानी फ्रीक्वेंसी है, और ये है 2π। ये क्या नियत, ये फिक्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारा 50 था और ये 10, तो कितना? 500। और ये 3 पॉइंट जिसकी कितना होगा? 2 और 22/7। तो इसके मान पर क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वोल्टेज से हमें कोई मतलब है नहीं। तो जब वोल्टेज से हमें कोई मतलब नहीं है तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी जो अपरिवर्तन रहेगा, प्रेरकीय जो प्रतिघात है वो क्या रहेगा? अपरिवर्तन रहेगा। और एक क्वेश्चन जो था अपना वो ट्रांसफॉर्मर के अंदर इसी तरह से था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है
उसका जो प्रेरक के प्रतिघात जो ट्रांसफॉर्मर डीसी के ऊपर कार्य क्यों नहीं करता, तो उसका रीज़न भी ये है कि डीसी के अंदर रुकावट का मान क्या होता है, 0, बहुत ही कम होता है, और जबकि एसी के अंदर रुकावट का मान होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वोल्टेज रेगुलेशन का मान किस पावर फैक्टर के कारण बढ़ता है। देखो पावर फैक्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिटी, ठीक है, एक होता है अग्रगामी और एक होता है पश्चगामी। तो अग्रगामी में मान क्या रहता है, इकाई, और जो पश्चगामी और अग्रगामी इनमें क्या रहता है, 1 से कम, 1 अधिकतम हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक क्या रहता है इनका मान 1 से कम। तो एक तो होगा अग्रगामी और एक पश्चगामी, यहाँ पावर फैक्टर बढ़ रहा है। तो पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ेगा, अग्रगामी के कारण। किस पावर फैक्टर के कारण बढ़ता है, तो वो बढ़ जाए अग्रगामी के कारण। जैसे मान लो शक्ति गुणा सुधारने के लिए कौन सी मोटर काम लेते हैं, वो लेते हैं सिंक्रोनस मोटर। जो लास्ट एग्जाम लगी थी आरसीटीएफ की, उसके अंदर पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस मोटर को कौन सी सप्लाई दी जाए, किस तरह की एक्साइटेशन दी जाए कि ताकि उसका पावर फैक्टर बढ़ जाए। तो उसमें था ओवर एक्साइटेशन, तो क्या होगा, अग्रगामी पावर फैक्टर बढ़ेगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन का मान भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर का उसमें फॉर्मूला पूछा गया था कि डिमांड फैक्टर होता है क्या है। तो जो डिमांड फैक्टर की बात करें तो उसमें होता है मिनिमम डिमांड और कनेक्टिंग लोड। इसका मतलब ये हो गया कि जो मिनिमम जो डिमांड, जो कितनी आपूर्ति, जो कितनी हमें वोल्टेज की आवश्यकता है, कितनी डिमांड है, यानी ग्रेड में कितनी हमें सप्लाई देनी है, कितनी लेनी है, उसके बारे में से पूछा गया। और कनेक्टिंग लोड कि उस सप्लाई के ऊपर जो लाइन है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है, उस पर कितना हम लोड जोड़ रखें। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मशीन की कोर चुंबकीय रूप से, ठीक है, जो मशीन कोर बनती है वो किसके बनती है, सिलिकॉन लेमिनेटेड स्टील की, ठीक है, और या CRGO की। जैसे मान लो उच्च है तो उनमें CRGO की। तो लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं, तो उसमें बहुत धारा हानि को या स्टेरिक बहुत धारा हानि को कम करने के लिए। और इसमें चुंबकीय, ठीक है, तो एक स्टेरिक पास होता है, उस चुंबकीय पाथ होता है, जो चुंबकीय पाथ का मान जितना अधिक होगा उसमें स्टेरिक हानि है उतनी ही क्या होती है, अधिक। तो जो चुंबकीय हानि है, जो स्टेरिक हानि है, वो क्या रहेगी, चाहिए कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था वो इसी तरह से कि ओवरहेड लाइन को ऊंचाई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के किस नियम के अनुसार रखी जाती है। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो वो 89 जो नियम होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, उसके अनुसार क्या होती है, इसकी जो साइज ओवरहेड लाइन की वो निर्धारित की जाती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अपने इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या अपने टेलीग्राम पेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ अपने यूट्यूब चैनल को लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।